प्यारे बच्चों, एम खालिद साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस पाठ में सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं और हम लोग ये भी समझेंगे कि प्रौद्योगिकी का क्या मतलब होता है। देखिए, हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग करते हैं। इन आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत सुखमय बना दिया है। जैसे कि कौन कौन से उपयोग, सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग मोबाइल का ले लेते हैं। जैसे मोबाइल के उपयोग ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। बहुत सारी सूचनाएं हमें पल भर में प्राप्त हो जाती हैं और बहुत सारे चीज़ें हम लोग उसमें देख सकते हैं, आप सब जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रेन है, बस है। इनके आविष्कार ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह को बहुत आसानी से चले जाते हैं। अगर जो विज्ञान की सहायता से हमारे कुछ काम आसान हो जाते हैं तो इसी को हम लोग प्रौद्योगिकी नाम देते हैं। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। अगर जो हम आपसे कहें कि एक गैस सिलेंडर है या कोई भी भारी चीज़ है, उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान को आपको ले जाने को कहें हम, तो आप क्या करेंगे? आप छोटे हैं, शायद भारी चीज़ को अभी ना उठा पाएँ, तो आप क्या करेंगे? उस चीज़ को लुढ़का करके एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर जो हम चीज़ों को लुढ़का करके एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? घसीट करके ले जाएं या उठा करके ले जाएं। तो हम लोग ये देखते हैं कि किसी चीज़ को घसीट करके ले जाना या उठा करके ले जाना, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इसमें ज़्यादा ताकत लगती है। तो हमको ये पता चला कि अगर जो हम लुढ़का करके ले जाएंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है? ये विज्ञान ने हमें सिखाया। क्यों ऐसा होता है कि हमें लुढ़काने में कम ताकत लगानी पड़ती है? देखिए, ऐसा होता है जब हम किसी वस्तु को घसीटते हैं तो उसमें घर्षण बल ज़्यादा उत्पन्न होता है और हमें उस घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होता है। लुढ़काने पर घर्षण बल कम लगता है, इसलिए हम लुढ़का करके अगर जो वस्तुओं को ले जाएंगे तो कार्य हमारा आसानी से हो जाता है। तो हमने एक तरीका इस्तेमाल किया जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांत निहित है। वो तरीका क्या है? लुढ़काने पर घर्षण बल कम लगता है। इस तरीके का इस्तेमाल हमने किया। इसी को हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। अगर जो हम विज्ञान के नियम और सिद्धांत को लागू करके, उसको लगा करके अपने कार्य को हम आसान कर लेते हैं या कार्य को हम आसानी से कर लेते हैं या मानव हित के लिए, अपने हित के लिए कोई अच्छी चीज़, सुविधाजनक चीज़ का निर्माण कर लेते हैं, तो इसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या हुई? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके मानव हित के लिए संसाधनों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। दूसरा टॉपिक है जो किताब में दिया हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुए, ये हम सब लोग जानते हैं। अब से करीब 200, 400, 500 साल पहले के बारे में सोचिए अगर तो तब के जीवन में और आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। ये जो परिवर्तन हुए हैं, ये बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण हुए हैं। इन आविष्कारों ने हमारे जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। तो कौन कौन से आविष्कार हैं या किन क्षेत्रों में हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए, यातायात। यातायात क्या चीज़ होती है? यातायात का मतलब होता है ऐसे साधन जिनकी सहायता से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, उनको हम यातायात के साधन कहते हैं। जैसे कौन कौन से? आजकल हम लोग देखते हैं बस है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है। इन चीज़ों की सहायता से हम लोग एक स्थान से दूसरी जगह को जाते हैं। अच्छा, कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। बहुत समय पहले अगर जो आप सोचें थोड़ा सा, तो जो मनुष्य थे वो कैसे जाते थे? कोई पैदल जाता था, कुछ घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर सवारी करके जाते थे और फिर कुछ समय के बाद रथ चलने लगे। उसके बाद बैलगाड़ियाँ तो अभी आप लोग देखते भी होंगे।
तो बैलगाड़ियों की सहायता से भी मनुष्य एक स्थान से दूसरी जगह को जाता था। लेकिन आजकल इंजन के आविष्कार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। जब इंजन का आविष्कार हो गया, कौन कौन से इंजन? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस से चलने वाले इंजन, इनकी सहायता से गाड़ियों का निर्माण हुआ और हवाई जहाज़ का निर्माण हुआ। तो यातायात के जो आधुनिक साधन हैं वो कौन कौन से हैं? रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज़, सुपरसोनिक जेट, ये जहाज़ होता है सुपरसोनिक जेट, हेलीकॉप्टर आदि। इनकी सहायता से हम बहुत लंबी दूरियां बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि बहुत लंबी दूरियों को तय करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और वो यात्रा बड़ी कष्टदायी होती है, बहुत कष्टदायी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम बहुत लंबी दूरियों को बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ या विज्ञान से हमें चिकित्सा के क्षेत्र में क्या लाभ मिला। देखिए, बहुत समय पहले अगर जो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था या चोट लग जाती थी तो देसी तरीकों का इस्तेमाल करते थे, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और उसको व्यक्ति का इलाज किया जाता था। देसी तरीका अपनी जगह पर सही है, लेकिन आजकल अगर जो हमें चोट लग जाए या हम बीमार होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? हमको दवाई देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं जिनकी सहायता से हमको तुरंत फ़ायदा मिलता है। और अगर जो कोई गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है कि इसकी आप जांच करा लीजिए, खून की जांच कराने को कहता है या कभी पेशाब की जांच, कभी बलगम की जांच, इस तरह की जांच कराने को कहता है ताकि वो आसानी से बीमारी के बारे में समझ सके। जब खून की जांच हो जाती है या किसी भी चीज़ की जब जांच हो जाती है तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है। तो जांच करके इलाज करना बहुत सुविधाजनक हो गया और जांच विज्ञान की सहायता से ही संभव हो सकी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके सहायता से शरीर की आसानी से जांच हो जाती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक्सरे नाम सुना होगा, एक्सरे नाम सुना होगा। जैसे किसी के हड्डी टूट जाए या कोई गिर पड़े, चोट लग जाए तो डॉक्टर कहता है कि इसका एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे क्या होता है? एक मशीन होती है जिसमें से एक्स किरणें निकलती हैं और व्यक्ति के शरीर को पार करके दूसरी तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी होती है, उसके ऊपर जा कर के गिरती हैं और उसका एक चित्र बना देती हैं। आपने देखा होगा, एक काली झिल्ली टाइप की होती है, उसके ऊपर हड्डी हड्डी जैसी बनी होती हैं, देखा होगा आपने। तो उसको हम एक्सरे कहते हैं। एक्सरे क्या करता है या एक्सरे से क्या काम होता है? तो एक्सरे टूटी फूटी हड्डियों का चित्र बना देता है, हड्डियों का चित्र हमें दिखा देता है। एक्स किरणों में ऐसी खास बात होती है कि हड्डियों का चित्र वो बना सकता है। तो इस प्रकार से एक्सरे की सहायता से अगर जो हड्डी कहीं से टूट गई है तो डॉक्टर लोग पता लगा लेते हैं। इसी तरह का एक और यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? शरीर के भीतर के अंगों को देखने के काम में आता है। तो एक मशीन होती है जिसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, तभी हम उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। वो मशीन क्या करती है? शरीर के भीतर के अंगों का चित्र बना देती है। डॉक्टर उसको कंप्यूटर पर देख लेते हैं, अंगों को देख लेते हैं और उसका फ़ोटो भी बना करके दे देते हैं। तो उससे उसकी सहायता से इलाज करने में बहुत आसानी हो जाती है। किसी के गुर्दे में पथरी है या पित्ते में पथरी है तो आपने देखा होगा डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिख कर देते हैं कि अल्ट्रासाउंड इसका करवा लीजिए। तो अल्ट्रासाउंड में वो पथरी का फ़ोटो भी बन जाता है। इसकी सहायता से ऑपरेशन करने में या इलाज करने में डॉक्टरों को आसानी हो जाती है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि कितनी बड़ी पथरी है। एक और यंत्र होता है जिसको हम इंडोस्कोप कहते हैं। इंडोस्कोप क्या होता है? अगर जो किसी के गले में कोई समस्या है या गले के नीचे आहार नाल में कोई दिक्कत है तो डॉक्टर एक विशेष प्रकार की मशीन को गले में डालते हैं। उसमें वीडियो कैमरा लगा होता है। इस वीडियो कैमरा की सहायता से डॉक्टर गले के अंदर देख लेते हैं और उसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं। तो गले के अंदर किस मशीन की सहायता से झांकते हैं? इंडोस्कोप की सहायता से। और गले में किसी तरह की सूजन है या किसी तरह का घाव है तो डॉक्टर लोग आसानी से पता लगा लेते हैं और उसका इलाज कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंडोस्कोप।
अच्छा, एक और चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं जिसको हम कहते हैं स्कैनर। स्कैनर आपने देखा होगा, सीटी स्कैन भी इसको कहते हैं। ये मुख्य रूप से दिमाग, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग या मस्तिष्क की जांच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा एक्सरे जैसा ही होता है बड़ा सा चित्र जिसमें बहुत सारी खोपड़ियाँ बनी होती हैं। कभी किसी का सीटी स्कैन देखिएगा तो वो जो मशीन होती है जो सीटी स्कैन करती है उसको हम स्कैनर कहते हैं। ये क्या करती है, मस्तिष्क में किसी तरह का घाव है, कभी ब्लड जम गया है या सूजन आ गई है, तो इन चीज़ों की जांच सीटी स्कैन के द्वारा कराई जा सकती है। तो इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। उनकी सहायता से बहुत ही बड़े बड़े रोगों का इलाज आजकल आसानी से हो जाता है और इनकी सहायता से ऑपरेशन करने में भी सुविधा होती है। इसके बाद हम देखते हैं संचार। संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाना। हमें ध्यान है कि जब हम छोटे थे तो हम लोग रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस में दे आते थे या एक बॉक्स रखा होता था उसमें डाल देते थे, डाकिया निकाल करके एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाता था जो भी पता लिखा होता था। तो चिट्ठी पहुंचने में काफ़ी टाइम भी लग जाता था। उससे पहले की बात करिए, हमसे भी पहले हमारे दादाजी या उनसे भी पहले, उनके समय में क्या होता था कि अगर जो कोई ख़ास बात हो गई है तो व्यक्ति खुद एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता था, घोड़े से जाता था, कभी पैदल जाता था, जैसे जिसके पास सुविधा हो तो वो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाता था। इसमें बहुत समय लग जाता था। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, तुरंत व्यक्ति मोबाइल से नंबर मिलाया, बात कर लिया, बता दिया, या व्हाट्सएप से मैसेज कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। अच्छा, मोबाइल की सहायता से हम अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे फैक्स है। फैक्स की सहायता से हम किसी चीज़ का फ़ोटो एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से भेज सकते हैं। उसके बाद ईमेल आया। ईमेल क्या चीज़ होती है? ईमेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। ये इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा क्या होती है? हम लोग मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज टाइप करते हैं या कंप्यूटर के ऊपर मैसेज टाइप करते हैं और उसको एक विशेष नंबर के ऊपर भेज देते हैं। वो तुरंत ही पल भर में मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाता है। उसी को हम ईमेल कहते हैं। टेलीफोन आप सभी लोग जानते हैं, टेलीफोन, लेकिन आजकल टेलीफोन का उपयोग जो है बहुत कम हो गया है। उसकी जगह पर मोबाइल ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मनोरंजन की। मनोरंजन बहुत अच्छा विषय है। मनोरंजन हम सभी लोग करते हैं। जैसे आप लोग मनोरंजन कैसे करते हैं? कोई खेल खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। इन सब चीज़ों को खेल करके आप लोग मनोरंजन करते हैं। पुराने समय में मनोरंजन के लिए कुछ ही साधन थे, जैसे घुड़सवारी थी। घोड़े पर बैठ करके सवारी करते थे। जो बहुत तेज़ी से घोड़ा चलाता था या बहुत अच्छे से घोड़ा चला लेता था वो बढ़िया घुड़सवार माना जाता था। इसी तरह से शतरंज आप लोग भी खेलते हैं। शतरंज बहुत पुराना खेल है। शतरंज खेल करके लोग मनोरंजन करते थे। कुछ लोग ढोलक बजाते थे, संगीत और क्या करते हैं, नृत्य देख करके भी अपना मनोरंजन करते थे। आज के समय में मनोरंजन के और भी साधन उपलब्ध हो गए हैं, जैसे कि कौन कौन से? आपके पास मोबाइल है। मोबाइल में आप लोग गेम खेलते हैं। मोबाइल के द्वारा आप लोग गेम खेलते हैं और इसके अलावा जो गेम होते हैं ये आप कंप्यूटर पर भी खेल सकते हैं। स्पेशल वीडियो गेम आते हैं इनको खेलने के लिए। तो बहुत सारे वीडियो गेम्स जो है आजकल आ गए हैं जिनको आप मोबाइल की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से या स्पेशली जो वीडियो गेम बने होते हैं उनकी सहायता से आप उनको खेल करके अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस तरह से विज्ञान ने हमें मनोरंजन के भी अनेक साधन प्रदान किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उद्योग धंधों की।
उद्योग धंधों के बारे में हम बात करेंगे। स्टील उत्पादन। स्टील उत्पादन हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से विकसित देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, इन देशों ने भी स्टील के उत्पादन में बहुत वृद्धि की है, लेकिन हमारा देश इन सबसे स्टील के उत्पादन में कहीं से भी पीछे नहीं है। जिस तरह से वो लोग स्टील का उत्पादन करते हैं, उसी तरह से हम लोग भी स्टील का उत्पादन करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टील का उत्पादन होता है। ये उत्पादन जो होता है ये कुछ जगहों पर जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इन स्थानों पर स्टील के बड़े बड़े कारखाने लगाए गए हैं, जहां पर स्टील का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे विकसित देशों में होता है, इसी तरह से स्टील बहुत काम की होती है। इसके द्वारा बहुत सारे पुर्जे बनाए जाते हैं और इसके खास बात यह होती है कि इसमें जंग नहीं लगती, इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ बन जाता है। तो इसका उपयोग बहुत सारे मशीनों के पुर्जे बनाने में होता है, बर्तन बनाने में होता है। तो इस प्रकार से हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में स्टील के उत्पादन के क्षेत्र में आता है। अगला विषय है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कौन कौन से वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। किस तरीके से विद्युत का उत्पादन होता है, ये लोग हम लोग देखते हैं। हमारे देश में विद्युत का उत्पादन कई तरीक़ों से होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे देश में बड़े पैमाने पर जो विद्युत का उत्पादन होता है वो 3 तरीक़ों से होता है। सबसे पहला तरीका क्या है? जल शक्ति द्वारा। पानी को ऊंचे ऊंचे बांध बना करके रोकते हैं और उस पानी को ऊंचे से गिराते हैं। तो ये जो पानी गिराते हैं, एक बहुत बड़े बड़े जनरेटर बनाए जाते हैं, उनके ब्लेडों पर गिराते हैं और वो ब्लेड जब घूमते हैं तो उन जनरेटर के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है और बिजली बनती है। तो जिन स्थानों पर पानी की सहायता से बिजली बनाई जाती है उनको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये कहाँ बनाए गए हैं? ये रिहंद नामक जगह पर बनाया गया है। और भी बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं जिनको आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। दूसरा तरीका होता है कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन। जो कोयला होता है उसको जलाते हैं, कोयले को जला करके पानी की भाप बनाई जाती है और उस भाप के द्वारा जनरेटर को चलाया जाता है और उन जनरेटर्स के द्वारा हमारे घरों में बिजली सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। कोयले के द्वारा जो बिजली उत्पादन होता है, एक कारपोरेशन है जिसको हम कहते हैं NTPC। इसका पूरा नाम याद कर लीजिए, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इसने बहुत सारी जगहों पर अपने प्लांट लगाए हैं जिसके द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। किन स्थानों पर लगाए हैं? आपको स्थान भी याद रखने होंगे। वो स्थान कौन से हैं? अनपरा, पनकी, ऊंचाहार और ओबरा, इन स्थानों पर लगाए हैं। अच्छा, हमारे देश में जो तीसरा तरीका है बिजली के उत्पादन का, वो है परमाणु की शक्ति के द्वारा या नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत का उत्पादन। इसके लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए परमाणु भट्ठी बनाई जाती है जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं और उसमें विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और उनको उसमें क्या होता है कि नाभिक को तोड़ते हैं किसी तरीके से, इसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जो नाभिकीय विखंडन जब होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन ये तरीका जिन स्थानों पर अपनाया जाता है उनको हम नाभिकीय भट्टियाँ कहते हैं। और नाभिकीय भट्टियाँ बनाना बहुत ही खर्चीला है और ये जो प्रक्रिया कराई जाती है ये बहुत ही खतरनाक होती है और बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। इसलिए ये तरीका बहुत ही कम अपनाया जाता है। लेकिन इस तरीके में एक फ़ायदा ये भी है, अगर जो इस तरीके से बिजली का उत्पादन होने लगा तो हमको बहुत सस्ते में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्थानों पर अभी नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन नहीं होता है। कुछ ही स्थानों पर होता है। कौन कौन से स्थान हैं? ट्राम्बे, नरौरा, राणा सागर, कलपक्कम आदि स्थानों पर बिजली का उत्पादन नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय ऊर्जा की सहायता से होता है। अगला टॉपिक है कृषि। हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कृषि के क्षेत्र में क्या वृद्धि की है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
कुछ समय पहले लगभग 1960 के करीब में अगर जब बात की जाए कृषि की, तो उस समय अन्न का उत्पादन बहुत कम होता था। इतना कम होता था कि पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं हो पाता था और हमारे देश में भुखमरी तक की नौबत आ जाती थी। उस समय अनाज का उत्पादन बहुत ही कम था। इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उन्होंने क्या प्रयास किया? उन्होंने सबसे पहले कृषि करने के तरीके को बदला। शुरू में क्या होता था, हल बैल की सहायता से किसान खेतों को जोतते थे। ढेकुली और राहट इनकी सहायता से खेतों में सिंचाई करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्होंने जोड़ दिया ट्रैक्टर के ऊपर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, इन कृषि यंत्रों के ऊपर उन्होंने जोड़ दिया। इनको विकसित किया और इनको बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए और हमारे देश में इन यंत्रों का उत्पादन होने लगा, इन यंत्रों की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। इससे क्या हुआ, किसानों को जब यंत्र उपलब्ध हुए तो आसानी से खेतों की जुताई कर लेते थे, ट्यूबवेल की सहायता से आसानी से सिंचाई कर लेते थे। इससे उनकी मेहनत बची। जब मेहनत बची तो थोड़े समय में ज़्यादा खेत को सींचा जा सकता था, ज़्यादा खेत की जुताई हो सकती थी, तो इससे अनाज का उत्पादन बढ़ा। फिर इसके बाद उन्होंने ध्यान दिया, ये जो बीज होते थे इनके गुणवत्ता को सुधारने का उपाय किए। क्या उपाय किए उन्होंने? पहले किसान क्या करता था, जो फसल का कुछ भाग होता था उसको बचा के रख लेता था, उसी को अगले साल इस्तेमाल करता था। फिर अब क्या हुआ, अब वैज्ञानिकों ने उन्नतिशील बीज विकसित किए। वो एक विशेष जगह पर बीजों को बनाते हैं। उन बीजों में खास बात ये होती है कि ये जो फसल का हिस्सा बच गया था उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा उत्पादन देते हैं। इनको हम उन्नतिशील बीज कहते हैं। जैसे जो पैकेटों में दुकानों पे मिलते हैं, आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? उन्नतिशील बीज। तो उन्नतिशील बीज का उपयोग करने से भी फसलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अच्छा, एक चीज़ पर और उन्होंने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? जो खाद का इस्तेमाल होता है, पहले के समय में जो गोबर की खाद होती थी उसी का इस्तेमाल होता था। सड़े गले पदार्थों को खेतों में डाल देते थे, उसी को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसे खादों का आविष्कार किया है जो गोबर की खाद की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फसलों में वृद्धि करती है। यूरिया, सुपर फास्फेट, इस तरह की जो खाद होती हैं ये फसलों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और इससे उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इन सारे तरीकों का उपयोग करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे देश में कृषि का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक तरह की क्रांति आ गई। बहुत बड़ा परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग क्रांति कहते हैं। इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया हरित क्रांति। क्या नाम दिया? हरित क्रांति। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे देश में हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके, उन्नतशील बीजों का उपयोग करके और खाद का उपयोग करके या उर्वरकों का उपयोग करके फसलों में जब बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई, अर्थात जो हमारी उम्मीद थी उसके अनुसार आशातीत वृद्धि की गई, उसको नाम दिया गया हरित क्रांति। तो हरित क्रांति याद रखेंगे। हरित क्रांति क्या होती है? उन्नतिशील बीजों का, आधुनिक कृषि यंत्रों का और आधुनिक उर्वरकों का, आधुनिक सिंचाई के साधनों का उपयोग करके फसलों में आशातीत वृद्धि करने को ही हरित क्रांति कहते हैं। अच्छा, जो फसल का मतलब होता है या कृषि का मतलब होता है, ये केवल गेहूँ, धान, दालों के उत्पादन से ही नहीं होता, बल्कि इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सब्जी का उत्पादन, ये भी कृषि ही कहलाता है। और रेशम का उत्पादन, रेशम एक कीड़ा होता है, आपने सुना होगा रेशम के कीड़ा, और ये शहतूत की पत्तियों के ऊपर पाला जाता है। वैज्ञानिकों ने एक विशेष तरह की विधि को विकसित किया है कि रेशम के कीड़े को शहतूत की पत्तियों के ऊपर पाला जाए। इससे क्या होता है? रेशम का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसको सेरीकल्चर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो रेशम का उत्पादन होता है ये भी कृषि के उत्पादन के अंतर्गत आता है।
इसके अलावा मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब मछली का उत्पादन, मछली खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मछली के उत्पादन में क्या होता है कि आजकल हैचरी का निर्माण किया गया है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर मत्स्य या मछली प्रजनन केंद्र बनाए जाते हैं। वहाँ पर इंजेक्शन की सहायता से उसमें मछली से अंडे निकाले जाते हैं और उस अंडे की सहायता से बहुत सारे बच्चे निकाले जाते हैं। तो इतने सारे बच्चे उनको आपने देखा होगा पैकेट में भर देते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीजन भर देते हैं और उसको बांध देते हैं, फिर तालाब में ले जा कर के हम लोग छोड़ देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमको छोटे छोटे बच्चे उपलब्ध हो जाते हैं और हम बहुत छोटे बच्चे भी खरीद सकते हैं, एक पौड़ के भी ले सकते हैं और 1 इंच के भी ले सकते हैं। जैसे चाहें वैसे हमको उन केंद्रों के ऊपर ये मत्स्य या मछली के बच्चे उपलब्ध हो जाते हैं। तो आजकल मछली का पालन बहुत आसान हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देने वाला काम होता है। इसके अलावा मुर्गी पालन जो होता है वो भी आजकल एक आधुनिक रोजगार है, ये भी कृषि के अंतर्गत आता है। मुर्गियों को वैक्सीन दे करके, संतुलित आहार दे करके हम ज़्यादा मात्रा में इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, इनका उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, तो हरित क्रांति के बारे में आप लोग समझ गए। हरित क्रांति का मतलब होता है फसलों में आशातीत वृद्धि, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा यह भी कृषि के अंतर्गत आता है, जैसे दुग्ध का उत्पादन, लेकिन इसको हम नाम देते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इनके बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़िएगा, लेकिन नाम याद रखिए कि श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। इसके बाद पीली क्रांति क्या थी? तिलहन का उत्पादन, जैसे सरसों का उत्पादन, सरसों के द्वारा तेल प्राप्त होता है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, उसको नाम दिया गया पीली क्रांति। इसी तरह से उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाना, इसको भूरी क्रांति नाम दिया गया, और मत्स्य के उत्पादन के बढ़ाने को नीली क्रांति नाम दिया गया। इनको आप याद रखिए। देखिए आगे बात करते हैं, क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये आपस में संबंधित हैं? क्या इनका एक दूसरे से कोई संबंध है? तो उत्तर आपका है हाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर जो हम विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं जो हमारे जीवन को आसान कर दे, हमारे कार्यों को आसान कर दे, तो उसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान के बिना प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं, प्रौद्योगिकी के बिना विज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। अगर जो कोई हम विज्ञान की सहायता से अपने हित के लिए कोई अच्छी चीज़ ना बना सकें तो उससे हमारा कोई खास फ़ायदा नहीं, उपयोग नहीं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला टॉपिक लेते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हमारे देश में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, औद्योगिक क्रांति की। देखिए हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण होने से बहुत ज़्यादा संख्या में फैक्ट्रियां लग गई हैं। फैक्ट्रियां लगने से उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। स्टील का उत्पादन हुआ या प्लास्टिक का उत्पादन हुआ या बहुत सारी मशीनों का उत्पादन हुआ, कृषि यंत्रों का उत्पादन हुआ। इन सभी क्षेत्रों में हमारे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहे हैं उनमें हमारे देश की भूमिका विश्व के विकसित देशों में है। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन सस्ते में होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति की है। अर्थात उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से हुआ है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जो भूमिका निभाई है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने हमारे देश में जनसंचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है। कंप्यूटर आप सभी लोगों ने देखा है, कंप्यूटर पर हम लोग किसी डेटा को टाइप करते हैं, इनपुट देते हैं, कुछ प्रोसेस कराते हैं, उसके बाद उससे आउटपुट प्राप्त करते हैं। बहुत सारी जटिल गणनाएं कंप्यूटर की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जिन गणनाओं को करने में बहुत ज़्यादा समय लेगा, तो कंप्यूटर उसको बहुत आसानी से कर देगा। तो हमारे बहुत सारे काम कंप्यूटर की सहायता से बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं। अगली चीज़ है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन से एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। कहा जाए तो विश्व के सभी कंप्यूटर जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, उसी पूरे जाल को हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? टेलीफोन लाइन की सहायता से जब कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तो उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट से क्या फ़ायदा होता है कि हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से भेज देते हैं, बहुत ही कम समय और बहुत ही कम खर्चे में। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आज तो मोबाइल फ़ोन की सहायता से कर रहे हैं, और बिजली का बिल जमा करते हैं तो भी मोबाइल की सहायता से कर देते हैं। कोई चीज़ खरीदना हो तो भी कर देते हैं। पैसे का लेन देन होगा तो भी पेटीएम की सहायता से, पेटीएम या गूगल पे की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। कोई सामान मंगवाना हो, पिज़्ज़ा मंगवाना हो तो फ़ोन करके आसानी से मंगवा सकते हैं। इसलिए जनसंचार के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है वो मोबाइल फ़ोन भी उसमें आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कृत्रिम उपग्रह की। दूर संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कृत्रिम उपग्रह का नाम लिया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह क्या चीज़ होती है? कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, ये वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। एक रॉकेट में मशीन को रख करके बहुत दूर अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है और उसकी सहायता से सिग्नलों को भेजा जाता है। ऐसे एक तरीका सिग्नलों को भेजने का टावर की सहायता से भी होता है, लेकिन टावर की सहायता से भेजने में रास्ते में अवरोध आ जाते हैं, इसलिए हम उतनी दूर तक सिग्नलों को नहीं भेज सकते जितनी दूर तक कृत्रिम उपग्रह की सहायता से भेज सकते हैं। इसलिए दूर संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कृत्रिम उपग्रह की सहायता से आया है। इसके विषय में आप लोग अगले ऊंची कक्षाओं में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। कृषि के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हरित क्रांति की सहायता से हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। फिर आता है ईंधन। ईंधन क्या होता है? ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जला करके ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे ईंधन के नाम पर आप लोग जानते होंगे क्या होता है? पेट्रोल होता है, डीजल होता है, गैस होती है। इसको जला करके हम लोग ऊष्मा प्रदान करते हैं। डीजल और पेट्रोल की सहायता से भारी वाहनों को चलाया जाता है, और जो घरों में ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वो गैस सिलेंडर के रूप में हमारे घरों में आता है। पहले के लोग क्या इस्तेमाल करते थे? पहले के लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, गोबर के उपले बना लेते थे, सूखे पत्ते होते थे, इनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं? एलपीजी एक गैस होती है जिसको सिलेंडर में भर करके हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। हम लोग जो सिलेंडर लाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी। इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होती है? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है और वहाँ पर एक गैस पाई जाती है। इसको कारखाने में ले जा करके ठंडा करते हैं और उसके ऊपर प्रेशर लगा करके उसको द्रवित अवस्था में कर देते हैं। तब
वो जो द्रवित अवस्था में गैस हो जाती है उसको सिलेंडर में भर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बहुत सारी गैस थोड़े स्थान में आ जाती है। हमारा सिलेंडर लगभग 20 दिन 25 दिन महीना भर ऐसे चल जाता है। तो ये काम जो संभव हो सका वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से ही संभव हो सका, ताकि गैस को हम द्रवित करके सिलेंडरों में भर दें। इस तरह से ईंधन के क्षेत्र में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने पर्याप्त तरक्की की है। उसके बाद चिकित्सा के बारे में हम सब लोग समझ चुके हैं, पहले भी बात की थी। चिकित्सा के बारे में कौन कौन से उपकरणों की बात की थी हमने। चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपकरण यूज़ किए जाते थे, एंडोस्कोप था, अल्ट्रासाउंड था, एक्सरे मशीन थी, स्कैनर था। इन सब की सहायता से डॉक्टर आसानी से शरीर के अंगों की जांच कर लेते हैं और उनको इलाज करने में आसानी होती है, ऑपरेशन करने में भी आसानी होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा आपके विद्यालयों में आप लोगों को टीके लगाए जाते हैं। जैसे बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, ये वैक्सीन होती है। पोलियो का जो ड्रॉप पिलाया जाता है उसकी सहायता से पोलियो उन्मूलन में आसानी मिली, या हम ये कह सकते हैं पोलियो का उन्मूलन हो सका। ये जो वैक्सीन होती है जो पोलियो ड्रॉप के रूप में बच्चों को पिलाई जाती है, वो क्या करता है, ये पोलियो से हमको बचाता है। अच्छा, इसके अलावा काली खांसी का, खसरा का, ये भी टीके लगाए जाते हैं। तो इसकी सहायता से भी हमारे जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध की। हमारे देश ने बहुत सारे ऐसी चीज़ों का निर्माण किया है जिससे हमारे देश की सुरक्षा होती है। बहुत सारे हथियारों का निर्माण किया है। जैसे आपने नाम सुना होगा परमाणु बम का, एटम बम जिसको कहते हैं, एटम बम का आविष्कार किया है। एटम बम का आविष्कार करने से क्या लाभ हुआ कि हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ। अब कोई देश आसानी से हमारे देश पर हमला नहीं कर सकता, उसको पता है कि हमारे देश में परमाणु बम भी मौजूद है। इसलिए सुरक्षा के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बात करते हैं हम। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबने नाम सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने मिसाइलों का, जिनको प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया। प्रक्षेपास्त्र जो क्या होते हैं, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मारने में इस्तेमाल करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमला किया जा सकता है। हवा से हवा में ही मार कर सकती हैं या ज़मीन से हवा में मार कर सकती हैं। इस तरह से बहुत प्रकार की मिसाइलें होती हैं। जैसे आपको कुछ मिसाइलों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी मिसाइलें? पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है। ये मिसाइलों के नाम रखे गए हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये आपके अभ्यास प्रश्नों में भी होगा। इसके अलावा हमारे देश ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी वृद्धि की है। हमने बात की थी आपसे बिजली के उत्पादन की। उस समय हमने आपको बताया था कि परमाणु ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, और जिसको नाभिकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, और जो एटम बम बनाया गया है ये परमाणु ऊर्जा पर ही आधारित होता है। इस तरह से हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से इन क्षेत्रों में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हमें हमेशा फ़ायदा ही हुआ है कि हमें कुछ नुकसान भी हुआ है। तो इसका उत्तर है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हमें कुछ हानियाँ भी हुई हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं या वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ हमें हानि हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण की। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखाने स्थापित हो जाने से हमारे वातावरण में प्रदूषण बढ़ गया। कारखानों से निकले अपशिष्ट नदियों में गए, जल प्रदूषण हो गया। कारखानों से निकले धुएं ने वायु प्रदूषण कर दिया। और जो रासायनिक खादों का उपयोग हुआ कृषि के क्षेत्र में, हम लोगों ने बात की थी, रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का उपयोग करने से फसलों में वृद्धि तो हो गई, लेकिन भूमि का उपजाऊपन कम हो गया, अर्थात उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो गई। उसको हम कहते हैं मृदा प्रदूषण कह सकते हैं उसको। मनोरंजन के बहुत सारे साधन विकसित हो गए। मोबाइल के द्वारा हम लोग गेम खेलते हैं, गाना बजाते हैं,
और टेप रिकॉर्डर है, लाउड स्पीकर है। इनके आविष्कार हो जाने से हमें कुछ फ़ायदे हुए, लेकिन उसकी सहायता से शोर भी बहुत बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं एक तरफ फ़ायदा हुआ तो दूसरी तरफ ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाने से नुकसान भी बहुत हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने बात की थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर कार्यों को बहुत आसान कर देता है। तो जहाँ पर कई लोगों की आवश्यकता होती है वहाँ पर एक मशीन के द्वारा ही काम चल जाता है। बिजली का बिल जमा करना होगा या बहुत सारे बिलों को जमा करना है तो आजकल हम लोग मोबाइल की सहायता से ही, कंप्यूटर की सहायता से ही आसानी से जमा कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, कार्य जब आसानी से होने लगे तो हमको अधिक कार्य के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं रह गई। हम एक कंप्यूटर की सहायता से ही कई लोगों का काम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए बेरोजगारी में वृद्धि हुई, अर्थात हमारे देश की बेरोजगारी बढ़ी। इसके अलावा बात करते हैं जहाँ पर कारखाने लगाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में जगह की ज़रूरत होती है और उसके करीब करीब लोग रहने भी लगते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादातर शहरों के बाहर लगाए जाते हैं। इससे क्या हुआ, जो जंगल होते हैं जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई और जंगलों को काट करके कारखाने स्थापित किए गए या रहने योग्य बस्तियों के लिए जगह विकसित की गई। अच्छा, जंगलों का विनाश करने से या जंगलों को काटने से क्या नुकसान हुआ कि बहुत सारे जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं उनको रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनकी जातियां खतरे में पड़ गई हैं। जैसे बात करें हमारे देश में बाघों की संख्या में बहुत कमी हुई है, उसका कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई ही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण क्या हुआ, बाघों की संख्या में और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की संख्या में कमी हुई। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास से हमें बहुत सारी हानियाँ भी हुई हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसका तरीका ये है कि हमें अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। अगर जो हम समझदारी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और अपने जीवन स्तर को सुधारते हैं और इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपकी किताब में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को आप लोग एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, किताब की सहायता से लिख लीजिएगा। देखिए कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला है, जगह छुटे हुए द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? पहला ऑप्शन है एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? स्कैनर के द्वारा। आपने पढ़ा है स्कैनर, इसके द्वारा मस्तिष्क की जाँच होती है। दूसरा प्रश्न ये है, दैनिक जीवन में उपयोगी है। क्या उपयोगी है? केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोगी है। अच्छा, गा, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। मृदा प्रदूषण से कम होती है। क्या कम होती है? उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण की सहायता से उर्वरा शक्ति कम होती है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का दिया हुआ है, द्वारा शरीर के अंगों की भाग होती है। किस यंत्र के द्वारा शरीर के अंगों के भाग होती है? तो आपने पढ़ा है अल्ट्रासाउंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉक्टर शरीर के भीतर के अंगों को देख लेते हैं और उनका फोटो भी खींच लेते हैं और इस तरह से अल्ट्रासाउंड के द्वारा शरीर के भीतरी भागों की जांच होती है। फिर इसके बाद जगह छुटी हुई है, लिखा है मनोरंजन के साधन है। मनोरंजन के साधन क्या क्या हैं? तो आपने पढ़ा है मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम, ये सब आधुनिक मनोरंजन के साधन हैं। इसके अलावा आप और भी इसमें लिख सकते हैं अपने हिसाब से। कोई खेल लिख सकते हैं जैसे शतरंज, घुड़सवारी, संगीत, ये भी मनोरंजन के साधन हैं।
आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये हमने आधुनिक वाले लिख दिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ढेकुली राहट के पारंपरिक साधन है। काहे के पारंपरिक साधन है? ये आपने पढ़ा है, सिंचाई के पारंपरिक साधन है। तो यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा? सिंचाई। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा है, हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहेंगे? हरित क्रांति। ठीक। इसके बाद विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस तरह से इन प्रश्नों को भी कॉपी पे लिख लीजिएगा। कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं किताब में मिलान करने वाले। जैसे ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल कृत्रिम उपग्रह मनोरंजन के साधन बढ़ने से पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, एलपीजी ये दिए हुए, इसको इससे मिलान करना है। जैसे ईमेल। ईमेल क्या है? कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति होती है। आपने पढ़ा है ईमेल क्या होता है? जैसे किसी सूचना को कंप्यूटर में टाइप करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज देते हैं, इसको कहते हैं कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति, इसको हम कहते हैं ईमेल। तो इसको हमें इससे मिलाना चाहिए, ईमेल को इससे। दूसरा कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, बहुत दूर भेजना, उसको कृत्रिम उपग्रह की सहायता से किया जाता है। इसलिए कृत्रिम उपग्रह को हम दूर संचार व्यवस्था ये इससे जोड़ेंगे। मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हुआ है? मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है, तो इसलिए इसको इससे जोड़ना चाहिए। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल ये क्या है? पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल हमारे देश की जानी मानी मिसाइलें हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, इसलिए इसको इससे जोड़ना चाहिए। आखिरी ऑप्शन रह गया एलपीजी। एलपीजी क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम गैस सिलेंडरों में भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाते हैं, या हमारे घरों में यूज़ की जाती है। एलपीजी क्या है? खाना बनाने की गैस या खाना पकाने की गैस। इसके अलावा और भी कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, वो आगे देखिए, या आगे जो वीडियो है उसमें दिया है, और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी पर इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।